अभी तक आपने पढ़ा कि मैंने जीजा जी को और नुकरानी को कमरे में देखकर एकदम से बौखला उठी थी। तभी मैं दीदी को खोजने लगी। मुझे दीदी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे दीदी के कमरे में जे नौकरानी क्या कर रही है, ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तभी मुझे दीदी की स्लीपर छत पर बने हुए कमरे के बाहर उतारे हुए नजर आए और मैं कमरे में गई तो दीदी वहां पर लेटकर सो रही थी। मैंने उसे झंझोड़ते हुए उठाया और उनसे कहा कि आप यहाँ पर इतने आराम से सो रही हैं और आपको खबर भी है क्या आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकती हैं? दीदी मुझसे कहने लगी कि आखिर बात क्या हो गई है। मैंने कहा कि अगर आप देखोगे तो जो मैंने देखा है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपकी भी हालत खराब हो जाएगी। मैंने आपको कितनी बार टोका, लेकिन आप तो बस हर बार में कोई ना कोई बात करके मेरा मुंह बंद करवा देती थी। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वह नुकरानी जीजा जी के करीब जाने की कोशिश कर रही है। आपको तो बस ये लग रहा था कि वह नौकरानी तो है, बस अपना काम कर रही है, जबकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि उसका इरादा कुछ और ही था। पर आप तो ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई हैं। और अब चलकर आगे आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि आज वो क्या कर रही है। बल्कि आज ना जाने कितने दिनों से ये सब करती आ रही होगी। आज मैं जो आपको सच्चाई दिखाना चाहती हूँ, आप खुद जाकर देखिए। मैंने तुरंत दीदी का हाथ पकड़कर खींचा। उन्होंने नीचे की तरफ ले जाने लगी, लेकिन तभी दीदी ने मुझे अपना हाथ छुड़ा लिया। वह कहने लगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम भी चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। दीदी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं तो दंगी रह गई थी। मैंने उनसे कहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा मेरी कोई भी बात? वहां पर नौकरानी जीजा जी के साथ है, इसका मतलब समझती हो आप? वो आपकी जगह है। क्या आप पागल हो चुकी हो जो आपको अभी भी मामले की गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है? दीदी मुझसे बोली कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है और सब कुछ ठीक आ रहा है, लेकिन फिर मैं तुम्हें यही कहूंगी कि जो हो रहा है जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो जा। मैंने दीदी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप अपने पति को किसी औरत के साथ इतने आराम से कैसे बांट सकती हो? मैंने उनसे गुस्से से कहा कि ठीक है, अगर आपको नहीं जाना है तो मत मत जाओ, लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगी। और मैं जैसे ही आगे बढ़ी, दीदी ने मेरा पीछे से हाथ पकड़कर खींच लिया और वह बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते मुझसे कहने लगी कि तुम भी वहां पर मत जाओ और कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम। दीदी की ये बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। मैंने उनसे कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या हो गया है? मेरा इतना कहना था कि दीदी पूरी तरह से रोने लगी। वो कहने लगी कि जस तुम्हें नहीं पता है कि मैं किस जाल में फंस चुकी हूँ। अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ। मैंने कहा कि क्या जीजा जी आपको धोखा दे रहे हैं? इस पर दीदी ने अपना सर झुका लिया। मैंने कहा तो फिर आखिर क्या बात है? मैं वो सब तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इन सब से दूर हो जाओ। जो जैसा चल रहा है चुपचाप ऐसा ही चलने दो। तो मैंने दीदी को अपनी कसम खिलाते हुए कहा कि अगर आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं कल सुबह ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर यहाँ पर कभी भी पलटकर आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। मेरी इस बात से दीदी एकदम से शॉक हो गई थी। फिर वो कहने लगी कि देखो, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी बहन कितनी बड़ी मुसीबत में है। मैंने कहा कि अगर मेरी बहन मुझे अपना मानती तो मुझे अपनी मुसीबत का हिस्सा बनाएगी ताकि मैं उसकी मुसीबत दूर कर सकूं। दीदी कहने लगी ये मुसीबत कोई भी दूर नहीं कर सकता है। मैंने कहा कि आप एक बार मुझे अपनी परेशानी बता कर तो देखिए। इसके बाद दीदी ने कहा कि आज से कुछ महीने पहले की बात है। तुम्हारे जीजा जी, उन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया था उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था और उन्होंने जो शेयर खरीदे थे वो काफ़ी नीचे चले गए थे, जिस वजह से अपना ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे और धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगे थे, जिसमें कि उन्होंने हद से ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें कई बार समझाया,
लेकिन वो तो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। हमारी जो भी थोड़ी बहुती प्रॉपर्टी थी वो सारी बिक गई थी, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी ने स्टार्टअप शुरू किया था, जिसके लिए काफ़ी लोन ले रखा था, जिस वजह से कर्ज में डूबते चले जा रहे थे। और मेरी सैलरी भी बस इतनी ही थी कि जिसमें घर ठीक ठाक से चल सके। इस बीच मुझे अपने ऑफिस के काम की वजह से शहर से 2 दिन के लिए जाना पड़ा। और जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि तुम्हारा जीजा फूट फूट कर रो रहा था। मैंने उनसे पूछा, उनके रोने की वजह पूछी, तो उन्होंने मुझे वजह बताई। उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। उन्होंने मुझे पहले जो कुछ तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों में उनके साथ नौकरानी थी, और जिस हालत में थी उसे देखकर मैं समझ चुकी थी कि आखिर मेरी पीठ के पीछे क्या हो चुका था। मैंने उन्हें तुम्हारे जीजा जी को खरी खोटी सुनाई और 2-4 थप्पड़ भी जड़े। उन्होंने मेरी पीठ के पीछे ये सब क्यों किया? वे हाथ जोड़कर मुझसे बार बार माफी मांग रहे थे। वो कहने लगे कि मैं ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, खुद मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि मुझे किसी भी बात का एहसास नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे जीजा से कहा कि मैं तुम्हें पहले ही मना करती थी कि कितनी ज़्यादा शराब मत पिया करो, फिर तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि शराब इंसान से कुछ भी करवा देती है जो सही नहीं होता है। और अब देखो आज इसका नतीजा क्या हुआ। फिर तुम्हारे जीजा जी ने बताया कि नौकरानी और उसकी माँ ने इन तस्वीरों को खींच लिया है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, और वो लोग इस सब में बदले में 50 लाख रुपये मांग रही हैं। और 50 लाख रुपये इतनी बड़ी रकम सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, क्योंकि उस वक्त 50 लाख तो छोड़ो, हम लोग 2 लाख का इंतजाम करने की स्थिति में भी नहीं थे। पहले तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन इधर नौकरानी की माँ पुलिस में जाने की धमकी देने लगी। कहने लगी कि अगर 2 दिन में अंदर अंदर आप लोगों ने उनके मुंह मांगी रकम नहीं दी तो ये तस्वीरें पुलिस में लेकर स्टेशन पहुंच जाएंगी, और फिर तुम्हारे जीजा जी की बदनामी हो जाएगी, और फिर उन्हें सजा भी होगी। वो हमें बार बार पुलिस जाने की धमकी देती रही। हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। जेल का नाम सुनते ही मेरे तो तुम्हारे जीजा जी दोनों के होश उड़ चुके थे। वो बार बार मेरे आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि मैं कुछ भी करके उन्हें इस मुसीबत से बचा लूं, जो भी हो। लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। भले ही उन्होंने मुझे धोखा दिया था, लेकिन वह उसकी माफ़ी मुझसे मांग चुके थे, और बार बार कह रहे थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो नशे की हालत में किया है, कोई भी गलत इरादा नहीं था। इधर मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं तुम्हारे जीजा जी को तलाक दे दूं, लेकिन फिर मुझे अपने बेटे का ख्याल बार बार आता था कि अगर मैंने तलाक ले लिया तो मेरे बेटे का भविष्य और उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन बच्चों के माँ बाप का तलाक हो जाता है वो बच्चे बेचारे बहुत ही बुरी स्थिति से गुजरते हैं। इसलिए मैं उन्हें तलाक भी नहीं दे पा रही थी, और मैं अपने बच्चों के ऐसी हालत में नहीं डाल सकती थी। इसलिए मैंने सारे हालातों से समझौता कर लिया। हमारे पास तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी भी नहीं थी बची थी जिसे बेचकर हम शांति की माँ की शर्त पूरी कर पाते। तुम्हारे जीजा जी ने इन सब के अपनी जान छुड़ाने के लिए उससे कहा कि ये बंगला हम बेच देते हैं, जिससे हम मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम ये बंगला बेच देते तो हम सड़क पर आ जाते, तो हमारे सर की छत छिन जाती, फिर हम लोग कहाँ जाते। और इस महंगाई के दौर में किराए पर रहे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि नौकरानी की माँ से बात करके देखते हैं। इसलिए हम सब उसके घर पर बात करने के लिए गए, और अपनी पूरी स्थिति मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि वह हमसे कुछ भी पैसे कम कर ले। तो उसने हमारे सामने सच रखा। हम दोनों पति पत्नी दंग रह गए। मेरी माँ ने कहा कि अगर उन्हें पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे, लेकिन सच यह है कि जीजा जी को नौकरानी से शादी करनी पड़ेगी। शांति की माँ ने हमें इस बात से हिलाकर रख दिया। तुम्हारे जीजा जी ने तो साफ इनकार कर दिया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने ठान लिया था कि वह अब इस बंगले को बेचकर इस रकम को चुकाएंगे, और यह सब अपनी इस सब से अपनी जान छुड़वा लेंगे।
लेकिन फिर मुझे यही ठीक लगा कि अगर तुम्हारे जीजा जी को शांति से शादी कर लेंगे तो हमारे ऊपर जो तलवार लटक रही है वो हट जाएगी और हमारा भी घर बना रहेगा। इस वजह से मैं तुम्हारे जीजा जी और शांति की शादी मंदिर में करवा दी। और तब से शांति और उसकी माँ यही घर पर रह रहे हैं। और तुम मुझसे बार बार कह रही थी कि शांति जीजा जी को इतना करीब क्यों जाती है और मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब असल में शांति तुम्हारे जीजा जी की पत्नी है। और तुम्हारे जीजा जी ने उसके साथ जो किया है उसे मेरे दिल में अब उनके लिए जगह बहुत कम हो गई है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आदमी क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। दीदी की पूरी कहानी सुनकर मैं तो दंगी रह गई थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ हो गया है। मैंने दीदी से कहा कि अब आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो दीदी कहने लगी कि क्या बताती, कि तुम्हारे जीजा जी का चरित्र खराब है। मैंने दीदी से कहा लेकिन अब 100% सच कैसे कह सकती हैं, कि आप कैसे मान सकती हैं कि जीजा जी ने शांति के साथ कुछ ऐसा वैसा किया था। आपने तस्वीर ही तो देखी थी। और फिर जीजा जी जब खुद कह रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि वह खुद नशे में थे, तो फिर आपने शांति की बात पर यकीन कैसे कर लिया? क्या आपने उन दोनों पर कोई जांच करवाई थी? दीदी कहने लगी कि जांच करने का क्या मतलब था, कि खुद को पुलिस को दावत देना। और इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं थी कि मैंने पुलिस से बचने के लिए तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। फिर मैं भला जांच कैसे करवाती? मैंने दीदी से कहा तो फिर मुझे यह तस्वीर दिखाओ। फोन में जीजा जी और शांति की तस्वीर देखी तो मुझे तस्वीर देखकर साफ पता लग रहा था कि यह तो कोई भी आराम से किसी को भी बेवकूफ बनाने के लिए कर सकता है। मैंने दीदी से कहा कि आपने इन तस्वीरों पर यकीन कैसे कर लिया? दीदी कहने लगी कि क्या मतलब? फिर मैंने उन्हें अपने साथ बैठने को बोला और वो ठीक उसी तरह जैसे तस्वीर में पोज दिया था, वैसे ही जैसे तस्वीर में पोज दिया गया था। और उसे ने कहा कि ऐसे में तो मैं भी आपके साथ एक झूठी तस्वीर खींच सकती हूँ। आप खुद इस तस्वीर को देखिए, जीजा जी आराम से सो रहे हैं। ऐसे तो कोई भी उनके साथ नींद में जो कुछ भी कर सकता है, उसके साथ कोई भी फोटो खींचकर चला जाएगा और सामने वाले के दिमाग में भ्रम डाल सकता है कि उनके बीच कुछ हुआ है। मैंने कहा क्योंकि मैं जीजा जी को काफी सालों से जानती हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मेरे जीजा जी की नज़र में कोई खूट है। दीदी बोली कि तुम नहीं जानती हो, जस ये शराब का नशा बहुत बुरी चीज होती है। ये दिमाग को इस कदर खराब कर देती है कि इंसान कुछ भी कर गुजरता है। मैंने कहा कि मैं मानती हूँ कि आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन फिर भी जब पूरी तरह से सच्चाई सामने नहीं आती है, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। दीदी ने कहा कि लेकिन अब इसमें भी क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो उन दोनों की शादी हो चुकी है। इसलिए जो जैसा है चुपचाप ऐसा रहने दो। मैंने दीदी से कहा कि आपको जो करना है वो आप कर चुके हैं, और अब मुझे जो करना है मैं अपने तरीके से करूंगी। और इन सब में आप कुछ भी नहीं बोलेंगी। मुझे वो नौकरानी शुरू से ही बहुत पावरफुल लगती थी, और अब जब उसकी सच्चाई मेरे सामने खुल चुकी थी तो पूरा यकीन हो गया था कि सब में जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा गोलमाल है। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर मैंने अपने मंगेतर सिदिश को इस बात के सब कुछ बता दिया था। यह बात सुनकर वो बुरी तरह से दंग रह गया था। वो कहने लगा कि मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि एक मामूली सी नौकरानी इतना ज्यादा दिमाग लगा सकती है, कितनी बड़ी चाल चल सके। सिद्धेश ने कहा कि लेकिन अगर वह खुद अपने से यह कबूल कर लेगी उसने जीजा जी को झूठा फंसाया है, तो हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। मैंने जैसे कहा, लेकिन आखिरी कैसे होगा कि ये वह खुद अपने ही मुंह से कबूल करे। इसके बाद सिदिश और मैं बहुत देर तक सोचते रहे, और हमने एक ऐसा प्लान बनाया कि जिससे कि हम दोनों उस नौकरानी की पोल खोल सके। कि सिदेश ने मुझे प्लान बताया जो कहीं ना कहीं मुझे कारगर लगा। उसने जैसे कहा, फिर हम जल्द से ही अपनी इस प्लानिंग पर काम शुरू करना चाहिए। अगले हफ्ते सिदेश जीजा जी के घर आया, मेरे मंगेतर बनकर नहीं बल्कि उनके पड़ोसी बनकर। मैंने दीदी जीजाजी को भी पहले से ही बोल दिया था कि वो सिदेश को बिल्कुल भी ना पहचाने, बल्कि ऐसे दिखाएं कि जैसे उन्होंने उसे कभी नहीं देखा है।
उन्होंने भी मेरी इस बात पर हामी भर दी थी। जब घर आया तो उसने सबके सामने ये बोला कि ये हमारा नया पड़ोसी है और 2 दिन पहले अमेरिका से लौटा है, और हमने उसने हमारे बंगले के सामने वाला बंगला खरीदा है, और बंगले खरीदने की खुशी में हम लोगों को मिठाई खिलाने के लिए आए हैं। सिदिश ने शांति और उसके माँ के सामने खुलकर इशारा दिखाया गया, और बंगले खरीदने की खुशी में हम लोगों को मिठाई खिलाने आया है। सिदिश ने शांति और उसकी माँ के सामने कहा कि वह करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है, और उसके पिताजी का देहांत कुछ महीने पहले हो गया है, इसलिए यहाँ का सारा बिजनेस संभालने के लिए वापस इंडिया आ चुका है। उसकी माँ काफी सालों से मर चुकी है और वो दुनिया में अकेला है। सिदिश ने कहा, जीजा जी से एक भरोसेमंद नौकरानी की जरूरत है जो उसके घर का सारा काम संभाल सके, क्योंकि वो वहां पर नया है, वो किसी को जानता नहीं है और किसी को भी अपने घर पर नहीं ला सकता। इस बात पर जीजाजी के बोलने से पहले शांति की माँ ने कहा कि उनकी बेटी शांति जीजाजी के यहाँ काफी सालों से काम कर रही है, और वो है कि अपने घर पर भी आराम से काम कर सकती है। शांति की माँ ने मेरे प्लान को और भी ज्यादा आसान कर दिया था। मैं जैसा चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ, और अगले ही दिन में शांति ने सदिश के घर पर जाना शुरू कर दिया था। मैं अच्छे से जानती थी कि माँ बेटी ज्यादा पैसे देखकर लालच में आ जाएंगी और तुरंत ही अपना शिकार बदलेंगी, और ठीक वैसे ही हुआ। उन्होंने जैसे ही देखा कि सिदिश करोड़पति लड़का उनकी झोली में आज गिरने के लिए तैयार बैठा है, तो इस मौके को जाने नहीं दिया जाए। जीजा जी के घर के सामने वाले बंगले को हम लोगों ने पहले से ही किराए पर ले लिया था, क्योंकि पहले भी वहां पर कुछ लोगों को किराए पर रहते थे। हमने उस बंगले को जगह जगह कैमरे लगा दिए थे। इधर कविता की माँ ने उसे अच्छे से समझा दिया था कि अब उसे सिदिश को अपने जाल में कैसे फंसाना है, और ठीक वैसा ही करना है जैसे कि वो करती है। छोटी छोटी चीजों से सिदिश की हद से ज्यादा करीब जाने की कोशिश करने लगी थी, और इधर सिदिश ने भी उसे खूब मौके दे रखे थे ताकि उसे भी इशारा मिल जाए कि वो सिदिश से क्या चाहती है। सिदिश से भी वो वही चाहती थी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, और सिदिश और शांति एक दूसरे से खुलकर हंसी मजाक करने लगे थे और खूब बातें करते थे। सिदिश ने शांति को अपनी दोस्त बना लिया था और हद से ज्यादा उसके करीब आ चुका था। इसलिए अब शांति का ध्यान जीजाजी पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब उसे अपना नया मकसद मिल चुका था। अपने प्लान को अंजाम देते उस दिन सिदिश ने शांति के साथ बैठे थे। शांति ने हाई लाइफ स्टाइल एक ऐसी लत लगवा ली थी कि अब उसे यह सब कुछ पसंद आने लगा था। सिद्धेश अक्सर शांति को अपने साथ पार्टी में और क्लब में लेकर जाता था, और उसे शराब पीना भी सिखा दिया था। यह सब कुछ शांति को बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए प्लान को अंजाम देने वाले दिन सिद्धेश ने शांति को अपने पास बिठाया और दोनों ने जमकर शराब पी। हालांकि उस वक्त शराब पीना फिर शांति भी पी रही थी। सिद्धेश सिर्फ शराब पीने का नाटक कर रहा था। इसके बाद सिद्धेश ने शांति को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। यह देखकर शांति खुशी से फूली नहीं समाई। वो कहने लगी कि खुद उसने दिल ही दिल में बहुत प्यार करती थी। पर सिद्धेश ने कहा कि लेकिन तुम तो शादीशुदा हो, फिर हम दोनों की शादी कैसे होगी। शांति ने कहा कि मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इसके बाद सिद्धेश ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। धीरे धीरे इनकी बातें आगे बढ़ने लगी। इसके बाद सिद्धेश ने बड़ी बड़ी देंगे हंसते हुए शांति से कहा कि तुम्हें पता है कि मेरे पापा एक करोड़पति इंसान है, लेकिन वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरी माँ तो काफी सालों से मर चुकी थी। दूसरी औरतें से शादी करना चाहते थे और उसके बच्चे को अपनी वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन मैं ये सब होने नहीं दे सकता था, और इसलिए मैंने फिर एक दिन अपने पिता को, ये सब शराब के नशे में थे, उन्होंने सीढ़ियों में धक्का दे दिया, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारे हो गए थे, और ये सब जायदाद अपने अपने नाम हो गई थी। जब शांति ने सिद्धेश के मुंह से ये सब सुना, तो शांति खुद कहने लगी कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। शराब कई बड़े बड़े काम आसानी से करवा देती है।
मैं तुम्हारी इस बात से सच में मानती हूँ। तुम्हें बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तुम्हें पता है, शांति ने कहा, कि मैं भी तुम्हें आज एक बात बताती हूँ। मैं भी इसी तरह से एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है। शांति ने कहा कि मैं जिस मालिक यहाँ पहले काम करती थी, उस इंसान को भी मैंने शराब पीने पर बहुत आदत डाल दी थी। और इस बात का फायदा उठाया मैंने और मैंने उसकी शराब के नशे में गोली मिलाकर, जिसे वह पूरी तरह से बेहोश गया था। और फिर मैंने उसके साथ कुछ ऐसी तस्वीरें खींच ली थी जिससे उन्हें ये लगे कि उसके नशे की हालत में मेरे साथ कुछ गलत किया है। फिर मैंने उसे ब्लैकमेल किया और वो बेवकूफ़ मेरी बात मान गया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ निकली। उसने पुलिस के डर की वजह से इस बात को जरा भी जांच परख नहीं की कि मैं जो भी कह रही हूँ उसमें सच्चाई कितनी है, और आंखें बंद करके मेरी बात पर यकीन कर लिया। और फिर वो मुझे अपनी पत्नी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उसके पति से ये सोचकर शादी कर ली थी कि कम से कम एक आलीशान जिंदगी तो जी सकेंगे। लेकिन अब मुझे तुम मिल गए हो और तुम मेरा सच्चा प्यार हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। सिद्धेश ने तुरंत ही शांति को झूठा दिखावा करते हुए गले लगा लिया और कहा कि मैं भी यही चाहता था, तुम सिर्फ मेरी बनकर रहो। इसके बाद अगले ही दिन शांति ने घर जाकर जीजा जी को तलाक के कागज पकड़ा दिए और जीजा जी दंग रह गए। और उन्हें शांति अपनी मर्जी से तलाक दे रही थी। जीजा जी ने मौका अच्छा देखते हुए शांति को तलाक दे दिया। शांति की माँ और शांति बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें घर बैठा एक करोड़पति दामाद मिल गया था। और अब तो हद से ज़्यादा आलीशान जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही शांति खुशी खुशी सिद्धेश के बंगले की तरफ जाने लगी, इतने में सिद्धेश पुलिस लेकर जीजा जी के घर पहुंच गए। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद मैंने सब कुछ बता दिया कि किस तरह से हमने उनके साथ ही वही धोखा किया, जैसा उन्होंने मेरी दीदी और जीजा जी के साथ किया था।